हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविंद्र चौधरी आप सभी का आपके अपने सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। जल्द ही हम आपके बीच में लाइव आने वाले हैं और एक नई घोषणा करने वाले हैं और हम अपना आपको विजन भी बताएंगे कि हम क्यों जो है एक प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत की है और किस लिए की है और कौन कौन सी भर्तियों को जो टारगेट करने वाले हैं। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रहा था उसमें राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने पढ़ा सबसे पहले बता दें कि क्या 1857 की क्रांति। उससे पहले हमने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ी सी बातें आपको मैंने बताई थी। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुई थी। उसके बाद हमने पढ़ा किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, और किसान जो आंदोलन हुए थे ये सामंत के विरुद्ध हुए थे, ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने जनजातीय आंदोलन पढ़े थे, पढ़े कि नहीं पढ़े तो पढ़े थे। जनजातीय आंदोलन की मैं बात करूं तो जनजातीय आंदोलन किसके खिलाफ था बताओ। तो जनजातियों में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे, जैसे मान लो कि मैं बात करूं कि जो है मेवाड़ सत्र के जो आंदोलन थे वहां पर क्या हुआ था कि कर्नल जेम्स टोड जो है वहां का पीए बनकर आया था और वहां पर जो है कुछ प्रतिबंध लगा दिए वनों पर और पर, इसलिए जो है जनजातीय आंदोलन हुए थे। उसके बाद हमने चर्चा करी थी प्रजा मंडल के बारे में, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। उसके बाद राजस्थान में उसकी संस्था बनी थी और उसके बाद में जो है उस संस्था ने कहा था कि हर एक रियासत में अपना जो है क्या होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, और वहां से प्रजा मंडल की जो है बात आई थी। उसके बाद हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने समर्थन दे दिया प्रजा मंडल को, हमने उसके बारे में चर्चा कर ली। अब हमारा एक टॉपिक रहा है आधुनिक में एकीकरण, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला बताओ देखिए क्या, चौहान राजवंश, यानी चौहान राजवंश का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। चौहान राजवंश में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश की उत्पत्ति, यानी चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति। ओके, क्लियर है बात भाई। आप अगर आंकलन कर रहे हो कि ये तो कुछ नहीं पढ़ा रहा है तो 5-7 मिनट में मेरा आंकलन नहीं कर पाओगे आप, इतनी क्षमता नहीं है आपके पास। आपको क्लास देखनी पड़ेगी, उसके बाद अपने नोट्स देखो उसमें क्या नई चीज है। अगर मैं कुछ नई चीज बता रहा हूं और पिछले पेपरों में वो क्वेश्चन आया हुआ है तो आप मेरा आंकलन करो, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। तो आओ सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति में बात करूं सबसे पहले फेमस और प्रसिद्ध एक मत है, कौन सा बताओ देखे, अग्निकुंड सिद्धांत। कौन सा, अग्निकुंड। वैसे देखो हम उत्पत्ति कोई भी जाति के हम जो है एक मत पर नहीं पहुंच सकते, अलग अलग इतिहासकार है उनके अनुसार जो हम बात करेंगे। पहले भी विवाद था, आज भी विवाद ये कि कौन सी जाति की जो उत्पत्ति कहां से हुई है, तो हम एक मत पे कभी नहीं जा सकते। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में। अग्निकुंड सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत जो है ये किसने दिया था बताओ देखे, तो आपको बताना चंद्रबरदाई ने। किसमें, तो इन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में। ओके, चंद्रबरदाई कौन है, तो आपको बताना पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिन्होंने तराइन के युद्ध लड़े थे मोहम्मद गौरी के साथ में, आगे हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहानों में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कहा जाता है कि एक थाल मरण और एक थाल जीवन, यानी एक थाल जीवन है एक थाल मरण है, यानी एक साथ ही उन्होंने जो जन्म लिया, एक साथ जो वो मरे थे, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। इसमें क्या कहा गया है, इसमें इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि वशिष्ठ मुनि थे, वो आगू जो है आबू पर्वत पर यज्ञ करते थे, यानी यज्ञ कर रहे थे, और वहां पर जो कुछ राक्षस आकर उनको जो है परेशान करते थे। अब आप राक्षस नाम आते आप ऐसे सोचोगे कि उसके नाखून बड़े होंगे, उसके बाल बड़े होंगे, तो नहीं। राक्षस आज हमारे गांव में भी है। कैसे, देखो मान लो तो गांव में जो है कोई मंदिर का काम हो रहा है, या मैं कह सकता हूं कि गांव में कोई जो है धार्मिक और अन्य जो काम हो रहा है। इसमें क्या होगा कि गांव समर्थन करेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कुछ बाहर मन से यानी कुछ बाहर के मन से कहेंगे कि ऐसा काम होना चाहिए, कुछ अंदर के मन से कहेंगे कि हाँ भाई
हम आपको तन मन धन से हम साथ में ऐसा काम करो, गांव में होने चाहिए, धार्मिक काम होने चाहिए। लेकिन उनमें से 4-5 लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो पैसे इकट्ठा करेगा वो भी कहेगा, यानी उनके लिए भी कहा जाएगा कि ये पैसे खा जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो राक्षस प्रवृत्ति की है। यानी कोई भी काम करो उसमें अगर टांग कोई बीच में अड़ाता है, टांग बीच में फंसाता है, तो वो समझ लो कि राक्षस प्रवृत्ति का है, उसमें राक्षस के गुण है। तो वही बात यहां पर थी। तो वशिष्ठ मुनि परेशान होकर, वशिष्ठ मुनि परेशान होकर 4 जातियों की उत्पत्ति करते हैं। बताओ देखिए कौन कौन सी। तो देखो अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने। ग्रंथ किसमें? पृथ्वीराज रासो में। उसके बाद वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर क्या कर रहे थे? बताओ देखिए, यज्ञ कर रहे थे। आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, और इस यज्ञ से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी। बताओ देखिए कौन कौन सी। तो कर्म से ध्यान रखना भाई, कर्म इनका जो पूछा गया है कौन कौन सा। बताओ देखिए, सबसे पहले प्रतिहार, उसके बाद परमार, उसके बाद चालुक्य, और उसके बाद चौहान। तो चंद्रप्रदाय कहते हैं कि चौहान जो है यहां से आए थे। ओके, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो मैं बात करूं इस मत का समर्थन कौन करते हैं। बताओ देखिए, समर्थन करने वाले इतिहासकारों के नाम भी जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इसका समर्थन करते हैं, बताओ देखिए कौन? सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन। इसके अलावा मनोत नैणसी, ये इसका करते हैं, बताओ देखिए क्या? समर्थन। ओके, क्लियर है? तो ये आपका है अग्निकुंड सिद्धांत। उसके बाद नंबर 2 में बात करूं आपके सामने, चौहानों को विदेशी कौन कौन बताता है? बताओ देखिए, विदेशी मत। नंबर 2 पर मैं बात करूं तो विदेशी मत। चौहानों को विदेशी कौन कौन बताता है? तो चौहानों को विदेशी में मैं सबसे पहले मैं बात करूं टोड। टोड ये कहता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो संक व सीतीन जाति से हुई है। फिर हमारे वाले इतिहासकारों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे बोल रहा है, इसका कोई प्रमाण तो दे। तो बोला ठीक है देता हूं। बोला कि संक और सीतीन जो जाति है वो अग्नि को जो है पवित्र मानती है। बोला कि हम तो बचपन से मान रहे हैं, बचपन से क्या, वो सदियों से मानते आ रहे हैं अग्नि को पवित्र। उसके बाद कि ये घोड़ा रखते हैं और आप वाले भी घोड़ा रखते हैं। बोला कि ये क्या बात, नहीं बात हुई, भगवान राम भी रखते थे उस टाइम से जो है घोड़ा रखते हैं। उसके बाद कहा कि सती प्रथा। बोला कि बिल्कुल सेम है। उसके बाद अस्त्र शस्त्र की पूजा, बिल्कुल दशहरे के दिन हम भी करते हैं। बोला कि ये भी करते हैं। यानी कुछ समानता देकर कहा कि संक और सीतीन का वंशज बताया कि इनको चौहानों को किसने? टोड ने। उसके बाद नंबर 2 मैं बात करूं किसने? V.A. स्मिथ, इतिहासकार है V.A. स्मिथ। इन्होंने हुणों से जो है हुणों का वंशज बताया। किसको? चौहानों को। बोला कि ये तो हुणों के वंशज है। उसके बाद इतिहासकार है विदेशी, कौन? कनिगम। तीनों विदेशी है तो विदेशी बताएंगे। कनिगम ने कुषाणों से जो इनकी उत्पत्ति बताई है। किनसे? कुषाणों से। याद कैसे करना है साथ के साथ मैं बता दूं। टोड, संक और सीतीन आपको याद करना है। V.A. स्मिथ हुणों, वाहु शक्ति को पार, जो शक्ति कपूर है उसका है ना वाहु, इसको वाह पढ़ लो, वाहु, वाहु, ठीक है। यानी V.A. स्मिथ ने हुणों से बताइए। कनिगम ने कुषाण, कैसे कनिगम कैसे कुषाण, ऐसे याद कर लो। उसके बाद मैं बात करूं नंबर 3 कि बताओ क्या, बताओ कि चौहानों को ब्राह्मण किसने कहा है? बताओ देखिए, यानी ब्राह्मण मत किसने दिया है? तो देखो नंबर 3 में बात करूं ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई है? तो
तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाले ब्राह्मणी है भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम एक शिलालेख के अनुसार बात करेंगे, और वो शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कब का यह शिलालेख? 1170 ईस्वी का यह शिलालेख है। कहां से प्राप्त हुआ था बता देंगे? तो बिजोलिया में पार्श्वनाथ मंदिर, वहां से यह प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ मंदिर। उसके बाद में बात करूं तो इसकी स्थापना यानी इसको स्थापित किसने करवाया था? सोमेश्वर चौहान ने। सोमेश्वर चौहान द्वारा स्थापित। ओके, क्लियर बात? ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सामंत चौहान को वत्स गोत्रीय जो ब्राह्मण बताया है। सामंत चौहान का है, यानी सामंत चौहान को बता दिया क्या? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। शासक हुए थे सामंत चौहान, और बोला कि इनके जो वंशज है वो भी क्या होंगे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण होंगे। इनको क्या बता दिया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद कोई इतिहासकार है क्या जो चौहानों को ब्राह्मण बताता है? तो बिल्कुल है ना। कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। इनकी पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसमें चौहानों की मैं बात करूं, इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। ओके, क्लियर है? तो ये आपका हो गया, बताओ देखे क्या? ब्राह्मण मत। क्या इसका समर्थन करने वाले इतिहासकार है क्या? बताओ देखे, बताओ देखे। तो इसका समर्थन कौन कौन करते हैं? बताओ देखे। समर्थन, इस मत का समर्थन कौन कौन करते हैं? बताओ देखे। कौन से मत का? ब्राह्मणों से उत्पत्ति का। क्लियर है? कहीं आप विदेशी मत के तरफ चले जाओ तो नहीं है। तो इसका मत करने वाले कौन है? बताओ देखे। ब्राह्मणी है। नंबर 1 गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा। D.R. भंडारकर। क्लियर है? ये इसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा तो और कौन? तो आपको ध्यान रखना है कौन? कवि जान। इनका सही नाम है नियामत खां। क्या? नियामत खां। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? कायम खां रासो। कायम खां रासो। उसके बाद मैं बात करूं कि बताओ इस मत का खंडन भी किसी ने किया है क्या? बताओ देखे, बताओ देखे। तो नहीं किया है। तो फिर विदेशी मत का खंडन किया है? तो बिल्कुल किया है। किसने किया है? बताओ देखे। जी ओझा ने। तो यहां लिख रहा हूं मैं, G.H. ओझा ने विदेशी मत का खंडन किया है। बोला कि ऐसा नहीं है भाई। क्लियर है बात? आई बात समझ में? यहां तक बताओ देखे। यहां तक बात क्लियर है? बोलो देखे। ठीक है, अब देखो चौहानों को सूर्यवंशी कौन बता रहा है? कितने नंबर पॉइंट है देखो? 4 नंबर। चौहानों को सूर्यवंशी, उसके बाद मैं बात करूं तो चंद्रवंशी, उसके बाद वैदिक आर्यों की संतान कौन बता रहा है? ये 3 चीजें हमको देखनी है। तो मैं बात करूं सबसे पहले सूर्यवंशी, यानी चौहानों को सूर्यवंशी किसने बताया है? तो लिखो पहले, सबसे पहले
विग्रहराज चतुर्थ का दिल्ली शिलालेख। विग्रहराज चतुर्थ का दिल्ली शिलालेख। सूर्यवंशी पता तो है ना किसको कहते हैं, यानी जो श्री राम के वंशज हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी 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 आते आते, मतलब जो श्री राम के वंशज है कौन है, चौहान है। ये कौन कह रहा है, विग्रहराज चतुर्थ का जो शिलालेख कह रहा है, कौन सा, दिल्ली वाला। उसके बाद में बात करूं तो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ये भी यही बात कह रहा है कि चौहान कौन है, सूर्यवंशी। कौन किसने लिखा था बताओ देखे, तो जयानक ने, जयानक भट्ट। उसके बाद में बात करूं एक ग्रंथ है कौन सा, कानड़ प्रबंध। वो भी यही बात कह रहा है कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है बताओ देखे, सूर्यवंशी। यानी चौहानों को क्या माना है, सूर्यवंशी। और किसने लिखा था, पद्मनाभ ने। उसके बाद हमीर महाकाव्य, वो भी यही बात कह रहा है। हमीर महाकाव्य, सूर्यवंशी कौन बताता है, हमीर महाकाव्य भी बताता है। किसने लिखा था, नैन चंद्र सूरी ने, नैन चंद्र सूरी। उसके बाद इतिहासकार है जी एच ओझा। जी एच ओझा, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी राजपूताने का संपूर्ण इतिहास, राजपूताने का संपूर्ण इतिहास। इसमें जो है क्या बताया, सूर्यवंशी बताया किनको, चौहानों को। इसीलिए तो इन्होंने विदेशी मत का क्या क्या है बताओ देखे, खंडन किया है। आई बात समझ में, बताओ देखे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं आपके सामने कि बताओ चौहानों को चंद्रवंशी किसने बताया है। कितने नंबर पॉइंट है, 5 नंबर। चंद्रवंशी बताओ देखे, तो चंद्रवंशी किसने बताया बताओ देखे, तो हांसी अभिलेख में जो चंद्रवंशी बताया गया भाई। किसमें, हांसी अभिलेख में। कब का हांसी अभिलेख, 1167 ईस्वी का है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा स्थापित है, तो आपको बताना पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा ये स्थापित है। पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा ये स्थापित है। ओके, क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं और किस में बताते हैं बताओ देखे, चंद्रवंशी। तो अचलेश्वर, अचलेश्वर महादेव मंदिर शिलालेख, इसमें भी चौहानों को क्या बताया गया बताओ देखे, तो चंद्रवंशी बताया गया। क्लियर बात, आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा बताओ देखे किसमें, किसके अनुसार वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया बताओ देखे। तो वैदिक आर्यों की संतान बताया सीवी वेद्य ने। सीवी वेद्य ये क्या कह रहा है कि चौहान कौन है, वैदिक के आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान है। क्लियर बात, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा है कि राजपूताना है, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो राजपूत है इनकी जो उत्पत्ति हुई है ये ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुई है। और इन्होंने कहा है कि चौहानों का जो संबंध है ये खदर जाति से, किसे, खदर जाति से। चौहानों का संबंध किससे बताओ देखे, खदर जाति से। ओके, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो सबकी बात हो गई। अब एक व्यक्ति है वो कहते हैं कि नहीं 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 ये तो मिश्रित है,
यानी मैं बात करूं मिश्रित अवधारणा किसने दी, बता देंगे। ये किसी विवाद में नहीं फंसना चाहते थे, तो इसीलिए इन्होंने मिश्रित अवधारणा दे दी। और किसने, बताओ देखे, तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। किसने? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। ये कोई भी विवाद नहीं चाहते थे, बोला कि सबका सही है और ये मिश्रित है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय। ओके, क्लियर बात, ठीक है। अब मैं बात करूं, क्या क्या किसी ने इंद्र का वंशज बताया तो आना को, तो आपको बताना बिल्कुल, बताओ देखे किसने। तो इंद्र का वंशज बताया किसने? सेवाड़ी अभिलेख ने। किसने बताया, बताओ देखे, सेवाड़ी अभिलेख ने बताया है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये आपको मत जो है पता होना चाहिए, किसके बारे में? चौहानों के बारे में। आई बात समझ में? बताओ देखे, यहां तक है, ठीक है। अब देखो मैं बात करूं आपके सामने, क्या किसके बारे में? बताओ देखे, चौहानों की शाखाओं के बारे में। चौहानों की शाखाएं कितनी थी? देखो, चौहानों की प्रमुख शाखाएं, प्रमुख शाखाएं। तो देखो, चौहानों की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी? सबसे पहले नंबर एक में बात करूं तो नंबर एक थी नाडोल, सॉरी नाडोल क्या, सांबर। सांबर सबसे पहले स्थापना 551 ईस्वी के आसपास। संस्थापक है, ये दोनों चीजें आपको सब में ध्यान रखनी, ठीक है। एक जगह लिख देता हूं, आप समझ आना। वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। उसके बाद अजमेर 1113 यानी 1113 ईस्वी, अजयराज चौहान। अजयराज चौहान। ओके, उसके बाद मैं बात करूं, क्या हो गया? सांबर। सांबर के बाद क्या? अजमेर। अजमेर के बाद मैं बात करूं तो नाडोल। नाडोल 960 ईस्वी, लक्ष्मण सिंह चौहान। ओके, उसके बाद मैं बात करूं आपके सामने रणथंभौर। रणथंभौर में भी चौहान थे। तो रणथंभौर की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1194 ईस्वी, और किसने की? गोविंदराज ने। किसने की थी, बताओ देखे? गोविंदराज ने। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो कौन सी शाखा? जालौर। जालौर कब? 1181 ईस्वी, और कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान। ओके, ठीक है। उसके बाद जालौर के बाद में मैं बात करूंगा किसके बारे में? जहां पर हाड़ा चौहान थे, कहां पर? बूंदी हो गया, कोटा हो गया, इस तरफ झालावाड़ हो गया, तो बूंदी। बूंदी में चौहान वंश की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई? तो 1243 यानी 1243। किसने की थी? देवी सिंह हाड़ा, जिनको देवा हाड़ा भी कहते हैं भाई। देवी सिंह हाड़ा। उसके बाद मैं बात करूं आपके सामने कोटा। कोटा की कब हुई थी, बताओ देखे? तो कोटा में
स्थापना तो माधो सिंह प्रथम ने की थी, लेकिन कब? 1631 में। 1631 माधो सिंह प्रथम। कोटा के बाद में बात करूं, कौन सा बताओ देखे? सिरोही। कब बताओ देखे? तो सिरोही की स्थापना 1311 में। किसने की? लुम्बा देवड़ा ने। और उसके बाद अंतिम रह गई कौन सी बताओ देखे? झालावाड़। झालावाड़ के कब? 1838। किसने की बताओ देखे? तो मदन सिंह ने। झाला मदन सिंह बोल दो या मदन सिंह झाला बोल दो, एक ही बात है। झाला मदन सिंह। ये झाला जालिम सिंह का पोता था भाई। आई बात समझ में? तो ये शाखाएं आपको पता होनी चाहिए किनकी, बताओ देखे? चौहानों की है। आई बात समझ में? बताओ देखे? चलो मैं आगे। अब देखो, चौहानों की कुल देवी कौन है? बताओ। चौहानों की कुल देवी और आराध्य देवी के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी, तो चौहानों की कुल देवी बताओ देखे कौन? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। क्लियर है? इनके मैं बात करूं, मूल मंदिर इनका कहां पर है? इनका जो मूल मंदिर है ये कहते हैं कि उदयपुर वाटी में। कहां पर है? उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी कहां पर है? तो झुंझुनू में। और यहां पर इनको जो है और क्या नाम है बताओ देखे? तो इनको सकराय माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ देखे? तो इनको सकराय माता भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। लेकिन इनका मंदिर कहां पर है बताओ देखे? इनका मंदिर सांबर में भी है। कहां पर है? सांबर में। मैं बात करूं सांबर, सांबर में इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सांबर में जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था बताओ देखे किसने? वासुदेव चौहान ने। किसने बताओ देखे? तो वासुदेव चौहान ने। ओके, आई बात समझ में? ठीक है। अब चौहानों की कुल देवी होगी तो हमको पढ़ना पड़ेगा क्या? आराध्य देवी या फिर जो इष्ट देवी। चौहानों की आराध्य देवी या इष्ट देवी। चौहानों की आराध्य देवी, या इष्ट देवी। इनमें दो तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको। कैसे? नंबर एक बात, मैं तीन चीजें लिखूंगा। नंबर एक बात, सबसे पहले तो देखो, आराध्य देवी जैन माता कहां पर मंदिर बताओ देखे? तो रेवासा में। रेवासा कहां पर है? तो फिर आपको बताना ये सीकर में। कहां पर है? सीकर में। उसके बाद मैं बात करूं आपके सामने, तो देखो आराध्य देवी है आशापुरा माता। आशापुरा माता कहां पर है मंदिर? नाडोल में। और नाडोल कहां पर है? तो फिर आपको बताना पाली में। उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, बताओ देखे देवी का नाम बदाना माता। कहां पर है इनका मंदिर? तो कोटा में। देखो भाई, तीन आराध्य देवी आपको ध्यान में रखना। नंबर एक बात मैंने बताया था दोस्तों क्या? जीन माता जिनका मंदिर रेवासा सीकर में। नंबर दो आशापुरा माता जिनका मंदिर नाडोल पाली में। नंबर तीन बताया था बदाना माता जो कहां पर मंदिर? कोटा में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं
बदाना माता की। तो इस मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया बताओ देखे। बताओ देखे इस मंदिर के बारे में। निर्माण के बाद निर्माण आप रहने दो क्योंकि विवाद वाला स्थिति है, कंफर्म नहीं आता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपको यह पता होना चाहिए कि एक इनकी इष्ट देवी है। तो फिर आपको बताना दोस्तों, इनके जो है जो कोटा साइड के यानी जो हाड़ा चौहान है, कोटा बूंदी झालावाड़ यानी हाड़ा चौहानों की क्या कुल देवी है। इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम जो है कल्चर जब पढ़ेंगे तब जो है इनके बारे में चर्चा करेंगे। हाड़ा चौहानों की कुल देवी है। उसके बाद आशापुरा माता, इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो लक्ष्मण सिंह चौहान ने करवाया था। किसने बताओ देखे। लक्ष्मण सिंह चौहान ने करवाया था। ओके, क्लियर है बात। उसके बाद में बात करूं आपके सामने, आशापुरा माता का मंदिर बड़ौच में भी है। अन्य मंदिर कहां पर है, बड़ौच में। वैसे तो जालोर में भी है, बड़ौच में मंदिर है इनका। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया बताओ देखे। तो विग्रहराज सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था बताओ देखे, विग्रहराज सेकंड ने करवाया था। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो जालोर पालिया नाडोल इस क्षेत्र के जो चौहान है उनकी कुलदेवी कौन है, आशापुरा माता है। नाम से पता चल रहा है जो है सत्र के हिसाब से। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके सामने किसके बारे में, जैन माता। जैन माता कहां पर है, वासा। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज प्रथम, या ऐसे लिखो डायरेक्ट इनका तो नाम लिख लो, क्या बताओ देखिए, मोहिल हट्टड़। मोहिल हट्टड़ कौन है, मोहिल हट्टड़। तो पृथ्वीराज प्रथम का सामंत है। कौन है, पृथ्वीराज प्रथम का सामंत है। कौन बताओ देगा, मोहिल हट्टड़। इसके अलावा अजमेर है, सिक्कर है, या मैं बात करूं अजमेर सिक्कर इस आसपास वाला जो क्षेत्र है, इसका सांबर है, इसका रणथंभौर है। इनकी क्या बताओ देखे, इनकी यानी चौहानों की क्या कुल देवी है। तो अजमेर लिख लो, सांबर के आसपास वाला क्षेत्र आ ही गया, सांबर। इसके अलावा रणथंभौर, के चौहानों की कुल देवी, सॉरी इष्ट देवी, के चौहानों की इष्ट देवी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये बातें आपको जो पता होनी चाहिए किसके बारे में, इष्ट देवी के बारे में। ओके, क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अगला, नेक्स्ट देखो। अब हम बात करेंगे बताओ देखे किसके बारे में, सांबर के चौहानों के बारे में। किसके बारे में, सांबर के चौहानों के बारे में। एक सेकंड रुकना भाई ना। चलो, किसके बारे में चर्चा करूंगा, सांबर के चौहानों के बारे में। सांबर के चौहान, देखो सांबर में अगर मैं बात करूं तो टोटल छोटे मोटे 26 शासक हुए हैं, लेकिन हम चर्चा किसके बारे में करेंगे, जो महत्वपूर्ण है यानी 8-10 तो महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो शासक यहां पर बनते हैं बताओ देखे कौन, वासुदेव चौहान। वासुदेव, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या बताओ देखे, चौहानों का ये मूल पुरुष है सबसे पहले तो, क्लियर है। चौहानों का मूल पुरुष
अलावा मैं बात करूं तो राजशेखर की पुस्तक है, राजशेखर की पुस्तक है, बताओ देखिए कौन सी, प्रबंध कोश। इसके अनुसार मैं बात करूं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास चौहान जो है साम्राज्य के जो है चौहान साम्राज्य की सांबर में क्या जो है स्थापना की थी। क्लियर है बात? तो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास 551 ईस्वी के आसपास सपादलक्स, सपादलक्स का मतलब 1.25 लाख गांव का समूह या सांबर के आसपास सपादलक्स या सांबर के चौहानों की स्थापना की। ओके, क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद में बात करूं बिजोलिया शिलालेख, उसके अनुसार बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 ईस्वी का है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने करवाया। आई बात समझ में? बताओ देखे यहां तक है? ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं कि बताओ चौहानों की कुल देवी इन्होंने किसको बनाया? बताओ देखे। तो आपको बताना है शाकंभरी माता का बनाया था और शाकंभरी माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया था। आई बात समझ में? ठीक है। अब बताओ चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? बताओ देखे, बताओ। अच्छा, वो करते रहेगा ना। चलो, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया गया चौहानों के द्वारा? तो आपको बताना आइच छतरपुर। और आइच छतरपुर कहां पर है? तो नागौर में। कहां पर है? बताओ देखे। आइच छतरपुर किसको बोलते हैं वर्तमान में? नागौर को बोलते हैं। आई बात समझ में? चले आगे। चलो, इनके बाद शासक बनते हैं, बताओ देखे कौन? दुर्लभ राज। कौन बनते हैं? बताओ देखे। दुर्लभ राज। आपने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में नाम सुना है? त्रिपक्षीय मतलब पाल, राष्ट्रकूट और प्रत्यार लड़े थे। और दुर्लभ राज ने वत्सराज जो प्रत्यार शासक थे उनके पक्ष में त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसमें जो भाग लिया था भाई। क्लियर है बात? तो लिखो वतिशी राज, गुजर प्रत्यार शासक है वतिशी राज। ठीक है, वतिशी राज प्रत्यार के पक्ष में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। किसने? दुर्लभ राज ने।
एक बात तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करूं, चौहान साम्राज्य पर सर्वप्रथम जो अटैक हुआ था मुस्लिमों का, वो किन के समय हुआ? तो आपको बताना दुर्लभ राज के समय हुआ था। तो चौहान साम्राज्य पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो दुर्लभ राज के शासनकाल में हुआ था। चौहान साम्राज्य पर चौहान साम्राज्य पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मुस्लिम आक्रमण दुर्लभ राज के समय हुआ। ओके, क्लियर बात? ठीक है, ये दो बातें आपको जो ध्यान रखनी, किसके बारे में बताओ देखे, किसके बारे में? दुर्लभ राज के बारे में। उसके बाद में यहाँ के शासक बनते बताओ देखे कौन? गुवक प्रथम। कौन बनते बताओ देखे? गुवक प्रथम। गुवक है प्रथम, कहां के? सांबर के चौहान। नेक्स्ट शासक है कौन? गुवक प्रथम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुवक प्रथम नागभट्ट सेकंड का क्या था बताओ देखे? सामंत था। क्या था बताओ देखे? सामंत था। गुजर प्रत्यार शासक है नागभट्ट सेकंड, ठीक है। नागभट्ट सेकंड का सामंत था। इसके अलावा नागभट्ट सेकंड ने गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी। वीर की उपाधि दी। भाई क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे यहां से, ठीक है, और इजी क्वेश्चन बनेंगे, सही हो जाएगा। एक बार आप इनको जो है अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में बात करूं, नागभट्ट प्रथम के यानी गुजर प्रत्यारों के शुरुआत में सामंत थे, लेकिन उसके बाद में ये स्वतंत्र शासक बन गए थे भाई, यानी चौहानों के प्रथम ये स्वतंत्र शासक थे भाई। तो चौहानों के प्रथम में स्वतंत्र शासक बने। कौन बने बताओ देखे? तो गुवक प्रथम बने थे। इसके अलावा मैं बात करूं, इन्होंने हर्षनाथ मंदिर जो कांपरे सीकर में, उसका जो निर्माण जो है प्रारंभ करवाया था भाई। क्लियर है बात? लिख लो, सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया, यानी शुरू करवाया। क्लियर बात? ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो इन्होंने निर्माण प्रारंभ करवाकर उसके बाद में एक उपाधि धारण की, उसका नाम था हर्ष राय। निर्माण प्रारंभ करवाकर ऐसे लिख लो, करवाकर हर्ष राय की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। क्लियर बात? आई बात समझ में यहां तक? ठीक है। तो ये बातें आपको जो ध्यान में रखनी, किसके बारे में? गुवक प्रथम के बारे में। उसके बाद में बात करूं, अगले शासक बनते हैं बताओ देखे कौन? कौन बताओ देखे? चंदन राज। इनकी कोई बात नहीं चंदन राज की, तो फिर किसकी बात है बताओ? चंदन राज। इनकी कोई बात नहीं है, तो हमको किसके बारे में चर्चा करनी है बताओ देखे? तो इनकी पत्नी के बारे में, इनकी रानी थी, उनके बारे में हमने जो क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो इनकी रानी का नाम क्या था बताओ देखे? रानी का नाम था आतम प्रभा।
आत्म प्रभा शिव भक्त थे और शिव भक्त होने के कारण इनको एक नाम दिया गया था, यानी इनको जो है मैं बात करूं रुद्राणी भी जो है कहा जाता था। क्लियर है, शिव भक्त होने के कारण रुद्राणी कहा जाता था। इसके अलावा योग क्रिया में बाबा रामदेव जी की तरह योग क्रियाओं में ये निपुण थी भाई, योग क्रियाओं में निपुण थी। कौन बताओ देखे? आत्मप्रभा। ओके, इसके अलावा मैं बात करूं 1000 दीपक प्रतिदिन ये पुष्कर सरोवर पर जो है जलाकर जो दीपदान करती थी, और दीपदान आज भी पुष्कर का आपको पता है कि प्रसिद्ध है कि नहीं? बताओ देखे। ठीक है, तो पुष्कर सरोवर के किनारे, यानी पुष्कर इनके अंडर में था तभी तो पुष्कर किनारे, तो पुष्कर किनारे प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर दीपदान करते थे। दीपदान करती थी। कौन बताओ देखे? आत्मप्रभा। क्लियर बात? ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट शासक बनते हैं, बताओ देखे कौन? वाकपतिराज। कौन बताओ देखे? वाकपतिराज। नेक्स्ट शासक कौन है? बताओ देखे? वाकपतिराज। ध्यान रहे कि इनके थे और भी पुत्र थे, लेकिन हमको तो चर्चा करने इनके थे 2 पुत्र, इनके बारे में। अच्छा, इनके 2 पुत्र, इसे लिखो। इनमें से एक पुत्र का नाम था, बताओ देखे क्या? लक्ष्मण सिंह चौहान, जो तो कहां पर चला गया? बताओ देखे? नाडोल चला गया। दूसरा था सिंहराज, जिन्होंने सांबर में जो है शासन किया था, सिंहराज। और एक था लक्ष्मण सिंह, ये नाडोल चला गया भाई। ओके, क्लियर बात? तो सांबर से शाखा कहां गई? बताओ देखे? तो आपको बताना है नाडोल गई थी। और सांबर से कहा? अजमेर। अजमेर के बाद रणथंभौर। आई बात समझो? ठीक है, तो लिख लो एक लाइन इनमें। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना की। उसके बाद में बात करूं सिंहराज के बारे में। सिंहराज करो, सिंहराज नहीं, सिंहराज। देखो सिंहराज के बारे में, नंबर 1 बात, सांबर के शासक बने। ओके, नंबर 2 बात में बात करूं तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि जो धारण की थी। कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज उपाधि। और अभी तक महाराजा धीराज उपाधि धारण करने वाला कोई शासक नहीं आया है, तो प्रथम शासक है चौहान शासक, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो महाराजा धीराज, महाराजा धीराज के उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक।
प्रथम चौहान शासक था। कौन बता देंगे? तो आपको बताना कौन था, बता देंगे सिंह राज था। इसके अलावा सिंह राज ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो है शुरू करवाया था, किसने बता देंगे? गोवक प्रथम ने। और पूर्ण जो है किसने करवाया बता देंगे? तो सिंह राज ने। तो लिखो, सिंह राज ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। आई बात समझ में? बताओ देखे यहां तक है? ठीक है। उसके बाद शासक बनते हैं, बताओ देखे कौन कौन बनते हैं? बताओ देखे तो विग्रहराज सेकंड। कौन? विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड। तो देखो, विग्रहराज सेकंड की सबसे पहले मैं बात करूंगा, इनके पास उपाधियां कौन कौन सी थी? बताओ देखे। उपाधियां, इनके पास उपाधि थी गंगा, इसके अलावा मतंगा, इसके अलावा खुर रंजोदगर, खुर रंजोदगर, ये इनके पास क्या थी? बताओ देखे उपाधियां थी। इसके अलावा इन्होंने चालुक्यों को हराया था, और उसके बाद में बड़ौच में आशापुरा माता का जो मंदिर बनवाया था। तो ऐसे लिख लो, चालुक्य में शासक कौन थे? बताओ देखें। तो मूलराज प्रथम थे। ऐसे लिखो कि चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को मूलराज प्रथम को मूलराज प्रथम को हराकर बड़ौच में, बड़ौच कहां पर है? तो फिर आपको बताना गुजरात। बड़ौच में आशापुरा माता, आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? बताओ देखे विग्रहराज सेकंड ने। क्लियर है बात यहां तक है? ठीक है। चालुक्यों का और चौहानों का संघर्ष हमेशा से जो है चलता आ रहा था। क्लियर है बात? और हमेशा ही चलता रहेगा, आगे तक हम जो है पढ़ेंगे इनको। ये बात हो गई, बताओ देखे किसके बारे में? विग्रहराज सेकंड के बारे में। अब जो नेक्स्ट शासक बनेंगे, बताओ देखे कौन? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के बारे में एक बात है, वो लिखवा देता हूं, लिख लो, क्या पता पूछ ले, पूछी गई ये बात। गोविंद तृतीय, इनके पास उपाधि थी, बताओ देखे वेरी गट। वेरी गट मतलब हम क्या बोलते हैं दुश्मन को? बेरी, यानी वेरी गट यानी जो गिटने वाला, यानी जो शत्रु को गिटने वाला। तो इनके पास उपाधि थी वेरी गट। कौन सी उपाधि थी इनके पास? वेरी गट, यानी इसका मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला। यहाँ पर ऐसे लिख लो, शत्रु संहारक इनको कहा जाता था भाई। किन को? बताओ देखे गोविंद तृतीय को। उसके बाद में शासक बनते हैं, बताओ देखे कौन? पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है भाई, तो लिखो पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। पृथ्वीराज प्रथम, सबसे पहले इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने के लिए 700 चालुक्य आए थे, उनको हराया था भाई, यानी उनको जो है मौत के घाट उतारा। क्लियर बात? ठीक है, तो लिख लो पुष्कर के
ब्राह्मणों को लूटने आए शासक चालुक्यों चालुक्यों को पराजित किया। पराजित किया था किसने? बता दो कि पृथ्वीराज प्रथम ने। और विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज प्रथम की हुई। और इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, बता देंगे कौन सी? इनके पास उपाधि थी, यानी इसी विजय के उपलक्ष्य में कौन सी बता देंगे? तो इनके पास उपाधि थी महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम बटारक। परम बटारक ये उपाधि थी किनके पास? बता देंगे पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। उसके बाद राजशेखर की पुस्तक है कौन सी? बता देंगे प्रबंध कोश। उसमें इनको जो है तुर्क सेना का विजेता कहा गया भाई। किसमें? प्रबंध कोश में। प्रबंध कोश किसने लिखी थी? बता देंगे तो राजशेखर ने। और इसमें इनको क्या कहा गया? बता देंगे तो इस पुस्तक में पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। आई बात समझ में? बताओ देखे, बोलो। और इन्हीं के काल में क्या हुआ था? बताओ देखे, यानी पृथ्वीराज प्रथम के काल में मोहिल हट्टर ने जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया। जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? रेवासा शिखर में। ओके। उसके बाद देखो मैं बात करूंगा इनके बाद शासक बनते हैं, बताओ देखे कौन? अजयराज। अजयराज चौहान। अजयराज ने देखो 1105 से 1113 तक शासन किया, बताओ देखे कहां पर? समर में। उसके बाद ये चले गए थे अजमेर। तो लिख लो इनके बारे में क्या। सबसे पहले ये लिखो कि जो है सांबर के अंतिम चौहान शासक, अंतिम में चौहान शासक कौन है? बताओ देंगे तो आपको बताना अजयराज चौहान है। उसके बाद 1113 से 1133 तक इन्होंने अजमेर में शासन किया था। आई बात समझ में? यहां तक है? ठीक है। अब देखो भाई हमने यहां तक क्या क्या पढ़ लिया। देखो सबसे पहले मैंने यहां पर आपको कुछ नहीं बताया था, बोलो बताया कि नहीं बताया। उसके बाद देखो ये हेडिंग थी, कुछ नहीं बताया इसके अलावा, ठीक है। उसके बाद देखो चौहान राजवंश का इतिहास। चौहान राजवंश के में मैंने बताया कि सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा क्या? बता देंगे चौहानों की उत्पत्ति। इसको मैं हटा देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर फालतू में, ठीक है? ओके। उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था क्या कि अग्निकुंड सिद्धांत। बताओ देखे बताया कि नहीं बताया था? तो आप क्यों बताया था? किसने दिया? चंद्र बरदाई ने। कौन से ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो में। और इसमें कहा गया कि वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर ये क्या करते थे, उनको कुछ जो लोग है यानी राक्षस जो प्रवृत्ति है उसके लोग जो है राक्षस प्रवृत्ति के योग थे वो परेशान करते थे। तो इन्होंने यज्ञ में आहुति दी और 4 जातियों की जो उत्पत्ति की। सबसे पहले इनका क्रम ध्यान रखना, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और हमको पढ़ना है, बताओ देखिए क्या? चौहान।
और इस मत का समर्थन कौन करते हैं कि ये मत सही है, ये बात सही है, तो वो करते हैं सूर्यमल मिशन और मुणोते नैणसी। ये क्या करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। यहाँ पर लिखो समर्थन, जो नहीं लिखना है मुणोते नैणसी लिखो, मुणोते नैणसी। ओके, ये इसका क्या करते हैं बताओ, देखे समर्थन करते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया, देखो मैंने बताया विदेशी मत। तो कर्नल जेम्स टॉड वो कहता है कि शंख और तीन जाति के क्या है, ये वंशज है, यानी इनके जो उत्पत्ति बताई शंख और तीन जाति से बताई। उसके बाद वे स्मत हुणों का वंशज, मैंने क्या बताया था कि टॉड वाला तो आप याद कर लेना, वे स्मत का जो मत है वो हुणों का वंशज बताया, वी ए और हुणों यानी वाहु, शक्ति कपूर है उसका वाहु, ठीक है, वैसे याद कर लेना। कन्निगम कैसे कुषाणो याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाला नंबर 1 बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का, कहां से प्राप्त हुआ, तो पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ था और सोमेश्वर चौहान द्वारा जो स्थापित करवाया गया था। इसमें यह कहा गया कि जो सामंत चौहान है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था और इस मत का समर्थन करते हैं, बताओ देखे कौन कौन समर्थन करते हैं, बताओ देखे। तो समर्थन करते हैं नंबर 1 गोपीनाथ शर्मा, नंबर 2 डी.आर. भंडारकर, नंबर 3 कविजान, या इनका जो है इंस्टा आईडी तो कविजान के नाम से, लेकिन सही नाम रियल नाम क्या है इनका, नियामत खां है, और इन्होंने लिखा था कायम खां रासो, ये समर्थन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर दशरथ शर्मा, क्लियर है, इसका समर्थन करते हैं और उन्होंने भी यही कहा है कि जो अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक लिखी इन्होंने, कौन किसने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, और इन्होंने जय चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण ने बताया है। ओके, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था, सूर्यवंशी, कि चौहानों को सूर्यवंशी कौन कौन बताता, देखो सबसे पहले बताने वाला है विग्रहराज चतुर्थ का दिल्ली शिलालेख, चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाला। उसके बाद पृथ्वीराज विजय पुस्तक में बताते हैं कौन, बताओ देखे जयनक भट्ट। उसके बाद में बात करूं कन्नड़ दे प्रबंध में बताते हैं कौन, बताओ देखे पद्मनाभ। उसके बाद हमीर महाकाव्य में बताते हैं कौन, बताओ देखे नैन चंद्र सूरी। और उसके बाद जी.एच. ओझा राजपूताना का संपूर्ण इतिहास लिखते हैं और इसमें ये लिखते हैं कि चौहानों या फिर जो चौहान जय सूर्यवंशी ये कौन बताते हैं, जी.एच. ओझा बताते हैं। इनका पूरा नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उसके बाद में बात करूं चौहानों को चंद्रवंशी कौन बताते हैं, बताओ देखे। तो हांसी अभिलेख बताता कब का है, 1167 ईस्वी का है, और ये किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था हांसी अभिलेख, तो फिर आपको बताना पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा स्थापित करवाया गया था। उसके बाद चंद्रवंशी और कौन बताता है, तो आपको बताना अचलेश्वर महादेव मंदिर का जो शिलालेख है वो भी इनको क्या बताता है, चंद्रवंशी बताता है। उसके बाद सीवी वेद्य ये क्या कहता है कि ये वैदिक आर्यों की क्या संतान है। इन्होंने जैसे ऋग्वेद का 14वां मंडल है पुरुष सूक्त, उसमें जो बताया कि जो ब्रह्मा जी के जो है दोस्तों भुजाओं से जो है इनकी उत्पत्ति हुई है, और इनका जो चौहानों का जो संबंध है ये खज्जर जाति से जो है बताया, किसने, बताओ देखे सीवी वेद्य ने। उसके बाद में इस मत में कोई पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए इन्होंने जो है मिश्रित अवधारणा दी, बताओ देखे किसने, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने, किसने, बताओ देखे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। उसके बाद मैंने बताया था इंद्र का वंशज, तो इंद्र का वंशज किसने जो है कौन कह रहा है, तो आपको बताना सेवाड़ी का अभिलेख कह रहा है, कौन कह रहा है, सेवाड़ी का अभिलेख जो है कह रहा है किसको, चौहानों का इंद्र का वंशज जो है कौन कह रहा है, सेवाड़ी अभिलेख कह रहा है। उसके बाद में बात करूं तो देखो मैंने चर्चा की किसके बारे में, चौहानों की प्रमुख शाखाओं के बारे में, कि चौहानों की जो शाखाएं कहां कहां थी। नंबर 1 सांबर के चौहानों की जो स्थापना किसने की, बताओ देखे, और संस्थापक इसके कौन है और स्थापना कब हुई, तो 551 ईस्वी में चौहान वंश की जो स्थापना की, बताओ देखे किसने, वासुदेव चौहान ने। फिर मैंने कहा सभी शाखाओं में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो स्थापना, एक संस्थापक। तो उसके बाद शाखा मैंने बताई थी अजमेर में चौहानों के यानी चौहान राजवंश की स्थापना किसने की और कब की, तो 1113 ईस्वी में किसने की, बताओ देखे। तो फिर आपको बताना अजय राज चौहान ने की थी, बताओ की नहीं की थी कि नहीं की थी। उसके बाद देखो नाडोल में चौहान वंश की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी, किसने की, बताओ देखे लक्ष्मण सिंह चौहान ने की थी। रणथंभौर के चौहानों की मैं बात करूं तो इनकी स्थापना 1194 ईस्वी किसने की, गोविंद राज ने की थी। यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था, कौन, बताओ देखे गोविंद राज। उसके बाद जालौर के चौहानों की मैं बात करूं तो इनकी स्थापना 1181 ईस्वी किसने की, कीर्तिपाल चौहान ने की। उसके बाद मुंदी के चौहानों की मैं बात करूं तो 1243 देवी सिंह हाड़ा ने की, इनको देवा हाड़ा भी इनको जो कहा जाता है। उसके बाद मैंने कोटा के चौहानों की बात की, इनकी स्थापना 1630 माधो सिंह प्रथम ने की थी। सिरोही के चौहानों की मैं बात करूं 13/11 आपको देखना है, और किसने की, बताओ देखे लुम्बा देवड़ा ने की। उसके बाद झालावाड़ की मैं बात करूं 1838 में, और झाला मदन सिंह ये कौन है, बताओ देखे, तो झाला जालिम सिंह का पोता है, कौन, झाला मदन सिंह। इन्होंने जो स्थापना की थी, बताओ देखे कहां पर, झालावाड़ में चौहान वंश की। उसके बाद देखो मैं बात करूं आपके सामने चौहानों की कुल देवी कौन है, तो शाकंभरी माता है। इनका जो मूल मंदिर है वो कहां पर है, उदयपुर वाटी में, जो कहां पर झुंझुनू में, और वहां पर इनको जो सकराय माता भी कहा जाता है, यानी इनका उपनाम क्या, सकराय माता भी है। इसके अलावा सांबर में भी इनका मंदिर है, और जो सांबर में मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, तो वासुदेव चौहान ने करवाया था। उसके बाद मैंने चर्चा की कि बताओ कि चौहानों के आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है,
तो आपको बताना जीर्ण माता, इनका मंदिर कहां पर? रेवासा सीकर में। निर्माण मोहिल हट्टर ने करवाया था। पृथ्वीराज प्रथम का क्या था? सामंत था। और अजमेर, सांबर और रणथंभौर के चौहानों की क्या ये इष्ट देवी है? आशापुरा माता, तो इनकी मैं बात करूँ नाडोल है, जालोर है, यहाँ के जो क्षेत्र की जो है चौहान है उनकी क्या है इष्ट देवी है? कौन? आशापुरा माता। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपको बताना लक्ष्मण सिंह चौहान ने करवाया था। और इनका जो है एक अन्य मंदिर कहां पर है बताओ? देखिए बड़ौच। बड़ौच कहां पर है? तो फिर आपको बताना दोस्तों, बड़ौच कहां पर है? बड़ौच है गुजरात में। और यहाँ पर जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था बताओ? देखिए वीरराजे सेकंड ने करवाया था। उसके बाद बताना माता यानी कोटा है, बूंदी है, इसके अलावा झालावाड़ है, यहाँ के जो चौहान थे इनकी जो है इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन है? तो आपको बताना बदाना माता है, इनका मंदिर कोटा में है। और हाड़ा चौहानों की क्या है? अच्छा कुल देवी लिख दिया, क्या इष्ट देवी है? हाड़ा चौहान में की कौन है बताओ? देखिए इष्ट देवी है। ओके ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट मैंने चर्चा की किसके बारे में बताओ? देखिए सांबर के चौहानों के बारे में। सांबर के चौहानों में सबसे पहले हमने पढ़ा था वासुदेव चौहान। तो ये चौहानों का है बताओ? देखिए क्या? मूल पुरुष। उसके बाद राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश, यानी हम सीधा बोल देते कई बार कि वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की स्थापना की 551 ईस्वी में। तो आपके पास साक्ष्य क्या है? एविडेंस क्या है? आप किस आधार पर बोल रहे हो? तो आपको बताना है। मैं बोल रहा हूँ प्रबंध कोश के अनुसार, जो राजशेखर की पुस्तक है उसके अनुसार। तो वासुदेव ने इसके अनुसार 551 ईस्वी के आसपास सपाद लक्ष्य यानी 1.25 लाख गाँव का जो समूह है सांबर, उसके चौहानों की जो स्थापना की। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी बताओ? देखिए क्या? छतरपुर, जिसको वर्तमान में कहते हैं नागौर। और बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 ईस्वी का है। इसके अनुसार सांबर जिले का निर्माण भी किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था भाई। सिर्फ बिजोलिया शिलालेख ये कहता है। आई बात समझ में? यहां तक है। ऊपर से थोड़ा सा कट रहा है ना, थोड़ा नीचे कर देते चलो। उसके बाद देखो मैं बात करूंगा किसके बारे में? नेक्स्ट शासक के बारे में, दुर्लभ राज के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जयवती राज प्रत्यार के पक्ष में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। पाल, राष्ट्रकूट और प्रत्यार लड़े थे। चौहान साम्राज्य पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण दुर्लभ राज के समय हुआ था। उसके बाद मैंने शासक बताया था गोवक प्रथम। टोटल 26-27 जो शासक हुए थे समर में, जिसमें सबने 8-10 पढ़े हैं भाई। उसके बाद देखो नागभट्ट सेकंड का ये सामंत था। कौन बताओ? देखिए गोवक प्रथम। और नागभट्ट सेकंड ने गोवक प्रथम को जो कौन सी उपाधि दी बताओ? देखिए तो वीर की उपाधि दी थी। और चौहानों के प्रथम स्वतंत्र शासक बने भाई, यानी ये आजाद हो गए थे, अब ये सामंत नहीं रहे भाई चौहान। उसके बाद सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, यानी निर्माण जो है प्रारंभ करवाया था, शुरू करवाया था निर्माण। और हर्ष राय की जो उपाधि धारण की थी किसने बताओ? देखे तो आपको बताना है गोवक प्रथम ने। नेक्स्ट मैं बात करूं शासक के बारे में, तो शासक बने थे बताओ? देखे कौन? चंदनराज। चंदनराज खुद के बारे में कोई बात नहीं, लेकिन इनकी जो रानी थी जिसका नाम था आत्मप्रभा, वो शिव भक्त थी, इसलिए उनको जो है रुद्राणी कहा जाता था। और योग क्रियाओं में निपुण थी। और पुष्कर सरोवर के किनारे प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर जो है दीपदान करते थे। और आज भी आपको पता है कि पुष्कर का क्या बताओ? देखिए दीपदान प्रसिद्ध है। उसके बाद शासक बनते हैं वागपति राज। इनके बारे में कोई बात नहीं, इनके कई पुत्र थे, लेकिन हमको जो है 2 पुत्रों के बारे में बात करनी है। जैसे नंबर 1 सिंह राज, एक लक्ष्मण सिंह। सिंह राज के बारे में बात करूं तो इन्होंने अजमेर में यानी अजमेर के शासक बने, अजमेर में शासन किया। और लक्ष्मण सिंह चले गए बताओ? देखिए कहां? नाडोल। नाडोल में जाकर जो है चौहान वंश की स्थापना की थी। उसके बाद मैंने कहा था कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की किसने? सिंह राज ने। और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक था कौन बताओ? देखें तो सिंह राज। उसके बाद देखो सिंह राज हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण है इन्होंने जो पूर्ण करवाया था। शुरू किसने करवाया था? ये देखो यहाँ पर गोवक प्रथम ने करवाया था। यहाँ पर लिखवाया कि नहीं लिखवाया? लिखवाया था। तो पूर्ण किसने करवाया बताओ? देखे तो सिंह राज ने करवाया। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो मैं बात करूं तो विग्रहराज सेकंड के बारे में हमने चर्चा की। इनकी उपाधियां गंगा है, मतंगा है, खुर, रंजोदगर है, ये इनकी उपाधियां थी। उसके बाद देखो चालुक्य के शासक मूलराज प्रथम को हराया और बड़ौच गुजरात में आशापुरा माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखो गोविंद तृतीय के बारे में बात करूं तो इनके पास उपाधि थी वेरीगट। वेरीगट मैंने बताया था, बेरी बेरी गट यानी बेरी को घटने वाला, यानी शत्रु का नाश करने वाला। उसके बाद पृथ्वीराज प्रथम के बारे में जो मैंने आपको बताया क्या कि पुष्कर के यानी फिर जो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे 700 चालुक्य और उनको जो पराजित किया था किसने बताओ? देखे पृथ्वीराज प्रथम ने। उसके बाद मैंने बताया था कि इनके पास उपाधि थी महाराजा धीराज परमेश्वर परम भटारक। क्लियर है बात? किसके पास? पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। उसके बाद प्रबंध कोश जो किसकी पुस्तक है? राजशेखर की। इसके अनुसार पृथ्वीराज प्रथम को जो है तुर्क सेना का विजेता जो है कहा गया है, या मैं कह सकता हूँ कि पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता कौन सी पुस्तक में कहा गया था? आपको बताना प्रबंध कोश में, जो किसकी पुस्तक है? राजशेखर की है। उसके बाद में बात करूं पृथ्वीराज प्रथम के काल में मोइल हट्टर ने जीर्ण माता मंदिर का जो है क्या करवाया था बताओ? देखे निर्माण करवाया था। उसके बाद अजय राज ने दोस्तों जो 1105 से 1113 तक कहां पर शासन किया था? तो आपको बताना है सांबर में शासन किया था, यानी सांबर के अंतिम जो है चौहान शासक थे। उसके बाद 1113 में ये चले गए बताओ? देखे कहां पर? अजमेर में,
यानी अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की और कब तक शासक रहे, 1133 तक जो है शासक रहे। टोटल आपसे अजय राज का शासन पूछ ले तो अजय राज का शासन देखो ऐसे आपको याद करना है, कैसे, ऐसे इस तरीके से याद करना किसका, अजय राज चौहान का। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, देखो कैसे बता देंगे। अजय राज चौहान है, अरे अजय राज चौहान है, अजय राज चौहान ने टोटल शासन किया था 1105 से 1133 ईस्वी। अब इस शासन काल को दो भागों में विभाजित करना है। कितने भागों में, दो भागों में। नंबर एक भाग इन्होंने शासन में जो शासन किया था सांबर में, कब से कब तक बता देंगे, तो आपको बताना 1105 से 1113 तक। और उसके बाद में ये चले गए बता देंगे काम पर, उसके बाद में ये चले गए बता देंगे काम पर अजमेर में। तो अजमेर में इन्होंने शासन कब से कब तक किया बता देंगे, तो 1113 से यानी 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी, यहां तक इन्होंने जो अजमेर में शासन किया था। अब कंफ्यूज नहीं होंगे ना आप, कहीं ये मत कह देना कमेंट करके कि जो है अजय राज का तो शासन काल क्या था 1105 से 1133 आता है, 1113 से 1133 आता है, कहीं पर मैंने देखा था। तो दोनों मैंने आपको जो नोट करवा दिया है। आई बात समझ में, बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में अजमेर के चौहानों के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे साथ बने रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। और आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे हम फिर से एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।